नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक्स का जो मेन प्रॉब्लम है ना। जैसे कि प्रॉब्लम तो हर किसी को होता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स। लिमिटेड वांट्स वांट्स तो चाहे हम हाउस होल्ड लेवल पे ले या फिर हम एक पूरा इकोनॉमी लेवल पे ले, तो दोनों में हमको लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलफिल करना पड़ता है। कि अगर घर में कोई 20,000 रुपया काम कर रहा है तो वो किस पर खर्चा के, बच्चों पे करे कि अपने पे करे या माँ बाप पे करे, एजुकेशन में करे या हेल्थ पे करे। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का सामना हर जगह पर करना पड़ता है। अगर एक कंट्री भी है तो उसको भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती है जिसमें उसको सारे अपने सिटीजन का सारा वांट्स या मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल करना पड़ता है रिक्वायरमेंट का। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है। ठीक है, तो इसको भी, इकोनॉमी को भी ये फेस करना पड़ता है, जो इकोनॉमी का रूरल होता है, जैसे गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो केंद्रीय समस्या है वो बेसिकली एराइज होता है लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड वांट्स से। ठीक है, दूसरी तरफ की वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना है, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका लिमिटेड है। जैसे कि अगर हम लेबर का लेते हैं तो लेबर का उपयोग आपका एनर्जी सेक्टर में भी होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होता है, स्ट्रक्चर में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है। तो एक ही रिसोर्स का ये क्या है, इसका अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज, ठीक है, कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से एलोकेट करें ताकि वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम। इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम, ठीक है, चीप एंड बेस्ट। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली तो चार तरह से माना जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब एक इकोनॉमी के अगर हम संदर्भ में देखते हैं, ठीक है, एग्रीगेट के टर्म में देखते हैं, सरकार को या फिर गवर्नमेंट को किस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, तो पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, whom to produce, ठीक है, चौथा होता है हाउ टू ग्रोथ। हाउ टू ग्रोथ, ठीक है। तो इसके अलावा भी होता है ना, कि फुल इफिशिएंसी, जो हम लोग जब एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली ये एलोकेशन से रिलेटेड है, कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है, तो हम इसको चुनाव कैसे करें, कि रिसोर्सेस को हम किस तरह से एलोकेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। और दूसरा चीज़ कि हम क्या उत्पादन करें, हम रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम किस चीज़ पे लगाएं, कि हमको पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करना है कि प्राइवेट गुड्स का करना है, क्या चीज़ को प्रोड्यूस करना है, नेसेसरी गुड्स का करना है
कि नॉर्मल गुड्स का करना है, लग्जरियस गुड्स का करना है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर एराइज हो जाते हैं। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो हमको कैसे करना है, कि लेबर इंटेंसिव करना है कि कैपिटल इंटेंसिव करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैपिटल लगाना है कि लेबर को लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि लेबर हम लगाएं तो क्यों लगाएं ज़्यादा लेबर, अगर कैपिटल लगाएं तो क्यों लगाएं। ठीक है, तो ये हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा टेक्नोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को बताता है कि कितना हम लेबर लगाएं, कितना कैपिटल लगाएं, या पूरा पूरी लेबर लगाएं या पूरा पूरी कैपिटल को लगाएं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से, कि किसके लिए उत्पादन करें, रिच के लिए करें कि पुअर के लिए करें, पुअर सेक्शन के लिए करें, या फिर हम जो इनकम है उनको उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट कैसे दें, ये सारे चीज इसमें हमारा कवर होता है, या फिर ये क्वेश्चन एराइज होता है। उसके बाद हम ग्रोथ कैसे करें। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम, अगर हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, या फिर हमारा फ्यूचर में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसको हमको मेंटेन करना है। तो बेसिकली 5th नंबर और 6th नंबर ये दोनों हमारा निर्भर करता है किस पर, ग्रोथ के, क्योंकि ग्रोथ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, जो आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल इफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रोथ का ही पार्ट है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी होना चाहिए, टेक्निकल एफिशिएंसी भी होना चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब के सब एम्प्लॉयड होना चाहिए। अब देखिए ये प्रॉब्लम तो एराइज होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ इकोनॉमी पे, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज रूप में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। ये जनरली ये 4 कैटेगरी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन जो कंज्यूमर डिमांड करता है अपने वांट्स या सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए। प्रोडक्शन का मतलब होता है एडिंग एडिशनल यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक्सचेंज होता है बार्टरिंग की लेन देन, कि जो गुड्स बना है उसको हम कैसे एक्सचेंज करें, कि अगर प्रोड्यूसर के पास है प्रोडक्ट तो वो कंज्यूमर के पास कैसे जाए। तो बेसिकली ये प्राइस थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कि एक प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। तो एक तो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स, या इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स के। और दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, प्रोडक्शन का प्राइस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आगे चल के आपको उत्पादन या प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, कि आपके पास एक इंडस्ट्री है तो एक कैपेसिटी के बराबर आप उपयोग कर रहे थे या प्रोडक्शन कर रहे थे, तो आपको 2 करना है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपको मनी के टर्म में भी, कैपिटल के टर्म में भी, मशीनरी के टर्म में भी देखा जाता है, लेकिन सब में हमारा क्या होता है, मनी, जिस मनी के फॉर्म में ही लगता है कि जो अगर मनी हम खर्च कर रहे हैं किसी एडेबल थिंग्स पे, खाने वाला चीज़ पे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन उस वही चीज़ को अगर हम
इनकम जनरेटिंग में अगर करते हैं या बैंक में जमा करते हैं या कोई दुकान खोलते हैं या कोई मशीनरी चीज लेते हैं जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और ये सारे चीज हमारा क्या आ जाता है, इकोनॉमी की, जहां पर एक जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सुचारू रूप से या ऑर्गेनाइज रूप से परफॉर्म करती है या चलती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें एक जोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी का एक जोग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया होता है। तो जोग्राफिकल एरिया को हम इकोनॉमी कहते हैं, या वो एक कंट्री के रूप में होगा। ये में भी कंट्री हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है। और दूसरा एक पॉलिटिकल एरिया होता है, जहां पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कि जिसके साथ पॉलिटिकल रिलेशन है वहां पर भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू। तो अब देखिए, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी हमारा बेसिकली 3 तरह का होता है। एक पहला को कहते हैं हम लोग का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जिसका देते हैं मार्क्स। ठीक है, और तीसरा जो है वो दोनों का मिक्स इकोनॉमी, जो केन्स देते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रॉपर्टी राइट होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, और सरकार का कम से कम इंटरवेंशन होता है। कम से कम इंटरवेंशन होता है मतलब कि लेसेस फेयर इकोनॉमी होता है। तो लेसेस फेयर इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि सरकार का मिनिमम इंटरफेरेंस होता है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो मार्केट के थ्रू होता है। तो ये इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट को हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, या प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर सोशलिस्ट का बात करें तो यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी का बात होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का, यहाँ किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और यहाँ पर वेलफेयर मोटिव से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जबकि कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव से होता है। ठीक है, और मिक्स में ये दोनों का नेचर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में दोनों नेचर है कि सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट प्लेयर भी काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि गरीबों के लिए जो अनुदान दिया जाता है या फिर ओल्ड एज वेलफेयर एक्टिविटी जो होता है वो सब सरकार चलाती है, बाकी बात सारे आपका इंडिविजुअल चलाते हैं, जो प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है या कैपिटलिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये सारे जो सिस्टम है सबको ऑपरेट करता है कौन, कोई एक गवर्नमेंट होता है या कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी होता है जो इसको चलाता है। तो इस सेंट्रल प्रॉब्लम का समस्या इन लोग के भी साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सोशलिस्ट में तो मार्केट मैकेनिज्म करीब नहीं होता है थ्योरेटिकली। ठीक है, तो वहाँ का गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर जो होता है वो पब्लिकली होता है या गवर्नमेंट होता है। तो वो डिसाइड करती है कि हमको फ्री में देना है या फिर हम उसमें मिनिमम चार्ज लगाना है। लेकिन जब हम ग्रोथ का बात करते हैं तो ये ग्रोथ में हमारा सारे सिस्टम के ऑपरेटर या रूरल के पास ये सेंट्रल प्रॉब्लम एराइज होता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, और लिमिटेड रिसोर्सेस से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन तो सबको करना है, तो सब अपने अपने नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पे करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसको ऑपरेट किया जा रहा है या फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम कैपिटलिस्ट का बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है, तो वैसे ही गुड्स का उत्पादन करेगी जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली लग्जरियस गुड्स तरह की बात करेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, और ये व्हाट टू प्रोड्यूस में ये क्या करेगा, लग्जरियस टाइप ऑफ गुड्स का उत्पादन जिसका मार्केट डिमांड ज़्यादा हो।
ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, इसको क्या चाहिए, चीप एंड बेस्ट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ज्यादा कैपिटल को यूज करेगा। ठीक है। हॉट फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो जिस ग्रुप के लिए इसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा उसी के लिए ये प्रोडक्शन करेगा, जैसे कि रिच के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जिस ग्रुप में इसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, मतलब कि मोर प्रॉफिटेबल। और ग्रोथ तो सबको करना है, कि अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो उसको भी ग्रोथ करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अगर सोशलिस्ट की बात करेंगे तो वो भी बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो उसको भी करना होगा, और मिक्स में तो दोनों का कंपेरिजन है। तो वहीं अगर हम सोशलिस्ट का अगर हम बात करते हैं, तो सोशलिस्ट में क्या होगा कि ये पब्लिक गुड्स का ज़्यादा करेगा, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण होगा, जबकि कैपिटलिस्ट में प्राइवेट गुड्स का उत्पादन ज़्यादा करेगा। ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करेगा, तो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव यूज करेगा। ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव क्यों करेगा, जब क्योंकि वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजगार हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो। ठीक है। और तीसरा मिक्स में, वो सिचुएशन के आधार पे, सरकार है तो वेलफेयर के मोटिव से काम करेगी, और प्राइवेट प्लेयर जो है वो कैपिटलिज्म नेचर से प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग दिखाते हैं किससे, पीपीसी कर्व से। ठीक है। पीपीसी मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। है ना, उत्पादन संभावना वक्र। इसको अलग अलग तरह से इसका नाम होता है ना, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, और जिसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम जो दिए थे वो कौन दिए थे, सैमुलसन। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, है ना, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नेक्स्ट जो होता है, जिसको लर्नर नाम देते हैं, है ना, लर्नर, क्या नाम है, लर्नर। और इन्होंने नाम देता है प्रोडक्शन फ्रंटायर कर्व, प्रोडक्शन फ्रंटायर कर्व। ठीक है। नेक्स्ट जो इसको नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली क्या बताता है, कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है इकोनॉमी में, है ना, उससे हम मैक्सिमम उत्पादन कितना कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ गिवन लेवल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लेबर एंड कैपिटल सिंपली लें, तो लेबर एंड कैपिटल को यूज करके मान के चलिए टोटल लेबर ए है, और ओ बी जो है वो हमारे पास लेबर है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम इस पॉइंट पे कर सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर अगर हम उत्पादन करेंगे तो हमारा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है ना। अगर हम दो गुड्स एक्स और वाई का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एक का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो एक पे अगर हम ज़्यादा देंगे तो दूसरा को हमको कम करना ही पड़ेगा।
तो जिसको हम लोग इसका स्लोप जो होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, MRTSL/K। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। और MRTS इक्वल टू क्या होता है, MP। ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का एक एडिशनल यूनिट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए हमको y का कितना सेक्रीफाई करना होगा। ठीक है। तो अगर हम एडिशनली एक x का क्वांटिटी को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो y का जो सेक्रीफाई है वो इंक्रीजिंग रेट में होगा। कि अगर पहले हम एक यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो मान के चलते हैं 10 लेबर को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, या फिर 10 यूनिट ऑफ वाई को सेक्रीफाई करना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर एक यूनिट एक्स बढ़ाएंगे तो 12, इसी तरह से ये इंक्रीजिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसा करने का कारण, होने का कारण क्या है कि हर लैंड, अगर हम लैंड का लेते हैं या फिर कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं, तो हर कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए हर चीज सुटेबल नहीं होता है ना। जैसे कि अगर हम प्रोडक्टिव लैंड है तो उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर उस पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो उतना ही रहेगा। तो एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, है ना, और उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको दूसरे यूनिट को सेक्रीफाई करना पड़ता है। या फिर इसको दूसरा तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम बढ़ाते, अगर लेबर क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेबर का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगा, घटने लगता है। ठीक है। तो प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज़ तो है कि हर कमोडिटी का प्रोडक्शन हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है, और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के कारण। ठीक है। और यही चीज़ हमारा दिखाता है क्या, कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंबाइन कर देंगे तो हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ हम किसको कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के आधार पे, कि अगर कोई कंट्री इस पॉइंट पे अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डेवलप कंट्री। और अगर अंडर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अगर उत्पादन कर रहा है, जैसे ये ए हो गया, ये इसको हम बी ले रहे हैं, तो बी क्या है, अंडर यूटिलाइज है। यहाँ पर ए पे कर रहा है तो ये फुल यूटिलाइज है, यूटिलाइज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को। और बी पे क्या है, अंडर यूटिलाइज, उसके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये डेवलपिंग नेशन कहलाता है, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। कि अगर बी पे करेगा तो डेवलपिंग, ए पे करेगा तो डेवलप कंट्री कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के साथ प्रॉब्लम होता है कि ये जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो, उसके साथ प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करें, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए। लेकिन जो डेवलप कंट्री है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्रोथ तो अचीव कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे स्टेक कर देगा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अपना स्टेडी स्टेट कैसे ग्रोथ करें, मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शिफ्ट कैसे करें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शिफ्ट कैसे किया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। ठीक है। ये बेसिकली दो तरह से हो सकता है, या फिर पहला कि न्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है। ये दोनों कारण से
हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कर सकता है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सिर्फ लेबर में टेक्निकल प्रोग्रेस होता है तो ये लेबर के साइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट करेगा। अगर सिर्फ कैपिटल में होता है तो ये सिर्फ कैपिटल की ओर शिफ्ट करेगा, और अगर दोनों में होता है तो ये पैरेलल शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट कैसे करता है। तो पहला, जब आपको नया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल जाए या फिर आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो जाए जिससे कि कम खर्च पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब ही होता है कि कम कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट करना या फिर सेम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सवाल उठता है कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, तो क्या उसके सामने प्रॉब्लम खत्म हो जाता है या फिर उसका वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाता है, उसके साथ कोई समस्या नहीं होता है? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम वर्सेस एफ्लुएंट सोसाइटी। सेंट्रल प्रॉब्लम वर्सेस एफ्लुएंट सोसाइटी। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को दिया था कौन? जेके गलब्रेथ। जो यूएसए इकोनॉमिस्ट थे, है ना, और इन्होंने दिया था 1956 में। ठीक है, और इन्होंने ही बात किया था कि इन्फ्लुएंस सोसाइटी का मतलब होता है समृद्ध समाज, है ना, जो अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इन लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको नाम दिया गया था प्रॉब्लम बियॉन्ड द ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि डेवलप होने के बाद नई तरह का समस्या उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल डिप्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर, है ना। तो इस तरह के नए तरह का प्रॉब्लम एराइज होता है कि लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, अपने घर में या फिर अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते हैं। तो इन्फ्लुएंस सोसाइटी के साथ ये सारे प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि जॉब पकड़ना है, उनको बिजनेस चलाना है, जिसके कारण वो पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं, कि इंजॉयमेंट करना भूल जाते हैं, है ना। तो जिसके कारण लोगों का मेंटल कंडीशन जो होता है वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रोथ कर लेता है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बल्कि वहां पर नए तरह का प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में हमेशा इक्विलिब्रियम का बात होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बहुत तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है, पार्शियल होता है, जनरल होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं कि अगर डिस्टर्ब कोई भी चीज एक जगह पर स्थिर है और उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो वापस हमारा क्या होना चाहिए कि ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई का लेते हैं तो
अगर यहां पर है तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है, डाइवर्ज हो गया इक्विलिब्रियम से। तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो प्राइस कम हो जाता है, तो प्राइस कम होने के कारण फिर डिमांड बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रीच हो जाता है। दूसरा होता है अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल क्या कहते हैं, अगर वो एक पोजीशन पे है और वहां से अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वो फिर वापस अपना पुराना पोजीशन में नहीं होगा, बल्कि नई जगह पर कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। और एमसी का रिवर्स हो जाए, तो अगर यहाँ पर अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो कोई वापस इक्विलिब्रियम में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम आर इज ग्रेटर देन एमसी। तो ये क्या करेगा, और ज्यादा उत्पादन करेगा और इसी की ओर जाएगा, मतलब ये डाइवर्स हो जाएगा, कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। तीसरा जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर स्थिर है और इसको यहाँ से पुल किया जाए या फोर्स दिया जाए तो वो आके एक दूसरे इक्विलिब्रियम में आके स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब तक रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर जानते हो तो इसमें यहाँ पर काम करेगा, जो ये हमारा एक्सप्लेन करता है कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम को, जो आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज को या इफेक्ट को हम न्यूट्रल कर देते हैं और किसी एक इफेक्ट को लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलते हैं x1 इज ए फंक्शन ऑफ p1 p2 p3 p4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग, या फिर y पॉपुलेशन n, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ इस गुड्स पे इफेक्ट सिर्फ हम किसका देख रहे हैं, इसी का प्राइस का, बाकी बात अदर को हम लोग क्या करते हैं एज ए कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियल करते हैं। यहाँ पर हम x1 पर जनरल इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं, बस सिर्फ एक इफेक्ट को देख रहे हैं। कहने का मतलब कि सिर्फ एक इफेक्ट को देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, बाकी बात अदर को हम लोग क्या करते हैं एज ए कांस्टेंट कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म पे अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लगते हैं dx1 बटा dp1, ठीक है। बाकी बात अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और पार्शियल में एक चीज और क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही मार्केट का, अगर मार्केट में करते हैं तो एक ही मार्केट का बात करते हैं, लेबर मार्केट हो, मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, फैक्टर मार्केट हो, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही का इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, अदर को छोड़ देते हैं। दूसरा जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखते हैं कि एक साथ सभी मार्केट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर या फिर इसको कह सकते हैं कि x1 पर इफेक्ट जो हम देख रहे हैं वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। या फिर मार्केट के टर्म में देखेंगे तो ऑल मार्केट शुड बी इक्विलिब्रियम इन साइमल्टेनियसली, है ना, कि एक साथ सभी बाजार हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसमें हम किसी को कांस्टेंट नहीं रखते बल्कि सभी चीज क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, वालरस, वालरस, ठीक है, इसे याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट जो होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता। तो अगर कोई भी इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट में अगर स्थिर हो जाता है ना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, तो इसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, कहीं पर भी डिस्टर्ब होगा वापस से आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट पे ई जहां पर फर्दर चेंजिंग के नौबत
नहीं आता है, मतलब कि वो वहां से डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, कि जो समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको दिए थे कौन, मार्शल, है ना। और स्टैटिक दिए थे कौन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग का जो कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम के बारे में वो स्टैटिक था। और हैरोल्ड के बाद से डायनेमिक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, फिर बाद में हमारा इकोनॉमिक मॉडल में भी अप्लाई होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो कंपैरेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होना, है ना, कि अगर पहले ई पे था तो अब वो E1 पे चल गया और यहाँ पर ये स्थिर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा कंपैरेटिव होता है कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करना। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड एंड डिमांड कर्व। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग डिमांड के बारे में पता जानते हैं कि डिमांड क्या होता है। ठीक है। तो डिमांड का कहने का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति का अगर डिजायर फुलफिल हो जाता है, इच्छा अगर पूरा हो जाता है, तो उसी को डिमांड कहते हैं। अगर हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको समोसा खाने का मन किया तो ये आपकी इच्छा है। ठीक है। जब इसको आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो परचेज करते हैं तब ये डिमांड क्रिएट होता है ना। तो ये इच्छा जब पूरा हो गया, जब आप समोसा खरीद लिए, तो इसी चलते बोला जाता है कि डिमांड क्या है, जब आपका डिजायर फुलफिल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। और डिमांड को उत्पन्न करने के लिए उसका कुछ कंडीशन होता है ना, एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ डिमांड। पहला तो डिजायर होना चाहिए, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पहले तो डिजायर होगा। दूसरा रिसोर्सेस, आपके पास पैसा होना चाहिए। और दूसरा मार्केट में वो अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा आपको उस वस्तु को खरीदने के लिए उस पर खर्च करने की विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। ठीक है। और उसका एक प्राइस होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या है, नेक्स्ट जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको इच्छा किया और कल हम खरीद रहे हैं तो वो कल के डिमांड में आएगा। मतलब कि डिमांड एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में को ही कहा जाता है कि अगर आज आपको इच्छा किया, आपके पास पैसा है और आप उसको उस पर खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, और उस समय ही उसको अगर खर्च करते हैं और उस वस्तु को खरीदते हैं, तो वो डिमांड क्रिएट करता है। इसलिए डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपको ये पांचों एलिमेंट को एक साथ होना जरूरी होता है, कि डिजायर भी हो, रिसोर्स भी हो, इनकम, या फिर वो रिसोर्सेज कहने का मतलब हो गया आपके पास इनकम भी होना चाहिए, पैसा, और दूसरा मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि इच्छा तो कर रहा है, सामान भी है, लेकिन आपको खर्च करने की इच्छा ही नहीं है कि अरे पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो ऐसे में डिमांड आपका क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इसको दो तरह का डिमांड हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला को कहते हैं डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट, और दूसरा को इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड को दूसरा हम लोग कहते हैं डेराइव्ड डिमांड, है ना। कि डेराइव्ड डिमांड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डिमांड के डिमांड पे इसका डिमांड होता है। जैसे कि अगर हम एनर्जी, कोल का डिमांड अगर हम लेते हैं और कोल से मान के चलते हैं कि सिर्फ एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है, तो जब तक एनर्जी इसका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट, अगर एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा तभी कोल का डिमांड बढ़ेगा।
उसी तरह से अगर किसी बिजनेस में अगर कोई लेबर काम करता है तो जब तक वो बिजनेस नहीं चलेगा, मान के चलते हैं वो पेन का उत्पादन कर रहा है, तो अगर पेन का मांग ज्यादा होगा तभी लेबर का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड होता है, क्योंकि इसका अपना डिमांड नहीं होता है, बल्कि इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का जब डिमांड होता है तभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड होता है ना। और डायरेक्ट डिमांड में क्या होता है कि फाइनल गुड्स का डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, जिसको डायरेक्टली परचेज करके हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डिमांड फाइनल गुड्स के लिए होता है और इनडायरेक्ट डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए होता है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट के डिमांड से ही डेराइव इसका डिमांड होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिमांड में भी 3 तरह से होता है, जिसको एक हम बोलते हैं प्राइस डिमांड, दूसरा को कहते हैं इनकम डिमांड, और तीसरा को कहते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है, तो देखिए बेसिकली प्राइस डिमांड कहने का मतलब होता है कि प्राइस में वेरिएशन के कारण, मतलब कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस में वेरिएशन के कारण इसका मांग में चेंजिंग होता है। इनकम डिमांड कहने का मतलब होता है कि इसका इनकम में परिवर्तन होने के कारण इसका मांग में वृद्धि होता है। ठीक है, और क्रॉस डिमांड कहने का मतलब किसी एक वस्तु के मांग में परिवर्तन के कारण दूसरा वस्तु का मांग में परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स आ जाता है, गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि 2 गुड्स एक साथ डिमांड होता है ना, जैसे कार और पेट्रोल, चाय और चीनी, है ना। तो अगर मान के चलते हैं कि टी और शुगर का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर शुगर का दाम पूरा हाई हो जाएगा तो टी का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम साबुन का बात करते हैं, है ना, तो एक लक्स या मान के चलते दूसरा सुप्रिया है, तो इस केस में अगर लक्स का मांग कम होगा तो सुप्रिया का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस डिमांड में एक वस्तु के मांग पे दूसरा वस्तु का मांग निर्भर करता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक बढ़ेगा, दोनों सेम प्रोपोर्शन में और सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे, जबकि सब्स्टिट्यूशन गुड्स इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को बढ़ाना होगा, दूसरा को घटाएंगे तो पहला को भी घटाना होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन गुड्स में एक को घटाएंगे तो दूसरा को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और दूसरा को बढ़ाएंगे तो पहला को घटाना पड़ेगा। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड को डिस्कस करने के पहले थोड़ा डिमांड लॉ के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल उठता है कि किसी भी वस्तु का हम डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है, तो डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उस वस्तु में हमारा पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता है या उसमें शक्ति है। ठीक है, अब डिमांड लॉ क्या बोलता है कि ये सिंपली एज्यूम कर लेता है कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, किसी भी वस्तु का जो मांग है उसके प्राइस पे निर्भर करता है ना। और ये क्या है, डिमांड लॉ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कथन है, एक परिणात्मक कथन है ना, कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, है ना, कि और दोनों के बीच क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड घटता है ना, तो जिसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, क्वालिटेटिव, या फिर दोनों के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है।
ठीक है, डिमांड इज ए इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव बताता है कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना, ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड घटेगा। ये बताता है कि जनरल इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसी भी वस्तु का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा। ठीक है, अब डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कहने का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसका स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ना। व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यहाँ पर काम करता है, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है ना, कि जैसे जैसे किसी एक वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसका उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शिफ्टिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। नेक्स्ट जो है वो शिफ्टिंग और एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो देखिए शिफ्टिंग किसको कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किसको कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग हम लोग जब कहते हैं कि अदर फैक्टर के कारण, यहाँ पर एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व में जाना ही हम लोग शिफ्टिंग कहते हैं, है ना। तो शिफ्टिंग क्यों होता है, ये शिफ्ट होता है ड्यू टू अदर फैक्टर के कारण। यहाँ पर प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अदर थिंग्स जो होता है जैसे इनकम, पॉपुलेशन, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि जो डिमांड में शिफ्ट होता है वो अदर फैक्टर के कारण, अदर थिंग्स के कारण होता है, और यहाँ पर प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है और एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व में शिफ्ट करता है। जबकि एक्सपेंशन कहने का मतलब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। तो जो ज़्यादा होता है उसी को हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, और जो कम होगा उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये जो होता है वो ड्यू टू प्राइस के कारण होता है, ड्यू टू प्राइस। और यहाँ पर अदर थिंग्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और ये सेम डिमांड कर्व पे ये होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व में शिफ्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक ही डिमांड कर्व में घटता बढ़ता है। एक्सपेंशन मतलब कि लोअर प्राइस जब होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और हायर प्राइस होगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो डिमांड था, पहला जो था वो प्राइस डिमांड, डायरेक्ट डिमांड का, दूसरा इनकम डिमांड, तीसरा क्रॉस डिमांड। ठीक है, तो प्राइस डिमांड में हम लोग देखते हैं दो तरह का गुड्स का, जिसको एक को कहते हैं हम लोग गिवन गुड्स और दूसरा को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स। और इनकम डिमांड में हम लोग क्या देखते हैं,
इसमें भी दो तरह के गुड्स का बात करते हैं, एक को कहते हैं इंफीरियर गुड्स और दूसरा को सुपीरियर कहते हैं। और क्रॉस डिमांड में भी दो तरह का गुड्स का बात करते हैं, है ना, जिसमें पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बारे में। ठीक है, तो सिंपली सा है कि गिवन गुड्स और नॉर्मल गुड्स, तो जिसमें डिमांड लॉ लागू होता है उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स कहते हैं, है ना, कि दोनों डिमांड एंड प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और गिवन गुड्स क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, ये डिमांड लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, और वायलेट करता है। ठीक है, और गिफेन गुड्स का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, रॉबर्ट गिफेन, है ना, इसी से इसको गिफेन पैराडॉक्स भी कहा जाता है, गिफेन पैराडॉक्स। ठीक है, और दूसरा चीज कि गिफेन में पहला तो अंतर हो गया कि नॉर्मल गुड्स में डिमांड लॉ लागू होता है, गिफेन गुड्स में डिमांड लॉ लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरह से भी इसको हम पहचान सकते हैं कि गिफेन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, इसमें इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ठीक है, जो आगे का लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे, है ना, कि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा है इंफीरियर गुड्स, कि यहाँ पर प्राइस डिमांड में हम क्या देख रहे थे, डिमांड लॉ काम कर रहा था जिसमें प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से इनकम में हम लोग देखते हैं कि डिमांड एंड इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लॉ लागू होता है सुपीरियर गुड्स में, सुपीरियर गुड्स में। ठीक है, सुपीरियर गुड्स कह सकते हैं नैनो और हुंडई, कि नैनो जो है वो कम इंफीरियर गुड्स हो जाएगा, हुंडई उसके तुलना में ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है तो सुपीरियर गुड्स हो जाता है। और जबकि इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि आय बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है, कि लोग यहाँ पर स्विच कर जाते हैं लोअर क्वालिटी टू हायर क्वालिटी। यहाँ इंफीरियर कहने का मतलब हो गया लोअर क्वालिटी और सुपीरियर कहने का मतलब हो गया हायर क्वालिटी। तो इसी तरह यहाँ पर भी सुपीरियर गुड्स में हमारा इनकम लॉ लागू होता है, जबकि इंफीरियर गुड्स में हमारा इनकम लॉ लागू नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। ठीक है, इसको अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ये इस तरह से होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स इस तरह से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्स जो है ना, मान के लिए दो गुड्स है एक्स, तो इस इनकम पे इतना डिमांड हो रहा था, अब यहाँ इतना होगा, तो वाई यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स हो गया यहाँ पर इंफीरियर गुड्स और वाई हो गया सुपीरियर गुड्स। मतलब कि जिसके तरफ ये झुका हुआ रहेगा आईसीसी का, जो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस डिमांड में। तो क्रॉस डिमांड में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्रोपोर्शनलिटी यूज होता है और सब्स्टिट्यूशन गुड एक के बदला दूसरा को उपयोग करते हैं। तो अगर हम इसका प्राइस को अगर देखते हैं कि मान के चलते हैं कि दो गुड्स है X1 और X2 और इसका प्राइस है P1 और P2, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रखते हैं, दोनों एक साथ यूज होता है, तो इसका डिमांड प्राइस घटने से इसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका क्रॉस डिमांड क्या है कि अगर DX1 का डिमांड अगर हम देख रहे हैं DP2 के टर्म में, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, कि अगर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है कि अगर P2 का प्राइस कम होता है
तो x1 का डिमांड जो है वो बढ़ जा रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। जबकि वहीं पे अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन गुड्स का, कि अगर P1 का प्राइस बढ़ जाएगा तो X1 का डिमांड कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर को रिप्लेस करना होगा, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस डिमांड अगर हम देखते हैं, है ना, कि पहला का डिमांड और दूसरा का प्राइस में चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X1 ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, है ना, या सेकेंड गुड्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये प्राइस जब बढ़ रहा है X1 का, तो यहाँ पर X2 का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब यहीं पे देख लेते हैं इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है और इनकम इलास्टिसिटी